जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं सिंह राशि अप्रैल 2025 का राशिफल। और आप इसको पूरा वीडियो देखिए अंत तक, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस साल अप्रैल का महीना खासकर सिंह राशि वालों के लिए। और पहली तारीख को जो भी ग्रहों की स्थिति आ रही है उसका चार्ट में दिखा रहा हूँ मैं आपको। और उम्मीद करता हूँ कि खासकर जो लोग नए ज्वाइन किए हैं और कि उन्होंने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। अंत तक देखिए, ताकि मैं इसमें आपको उपाय भी बताऊंगा। और साथ ही में कोई भी अगर आपके पास सुझाव हो, प्रश्न हो, तो ज़रूर लिख भेजिए, इसका आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करता हूँ सिंह राशि अप्रैल 2025 का राशिफल। सबसे पहले तो आपके राशि स्वामी अगर देखें, सूर्य है। और सूर्य जो है 8वें घर में बैठे हैं 13 तारीख तक, यानी जहाँ पे शनि और राहु भी हैं, क्योंकि 29 तारीख को पिछले महीने ग्रहण भी लगा था यहीं पर। और उसका इफेक्ट जो है कम से कम 45 दिन तक रहता है। तो ये स्थिति है अभी। पहले खासकर 13 तारीख तक, तो जब तक यहाँ पर इस राशि में बैठे हैं, आपको कुछ खास ख्याल रखना पड़ेगा। अपनी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, और कोई चुनौतियाँ भी रहेंगी आपके सामने, उसको भी आप बड़े ही अच्छे तरीके से देखें, फोकस करें अपने कामों पर, जिससे आपको परेशानियां कम से कम सामना करने का सामने आए आपके। तो 13 तारीख के बाद सूर्य जो है वो मेष राशि के में आ जाएंगे 13 तारीख रात को। तो ये इनकी ऊंच की राशि है और नवम भाव है। तो यहाँ पर पोजीशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। उसके बाद आपके लिए कुछ परेशानियां लेकिन फिर भी रह सकती हैं, लेकिन थोड़ा कम होंगी, क्योंकि जब राशि स्वामी जब मजबूत हो जाते हैं तो ओवरऑल स्थिति आपकी काफ़ी बदलने लगती है। तो तब तक थोड़ा आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और बता रहा हूँ कि आपकी पिछले 29 तारीख को जब शनि देव ने राशि परिवर्तन किया था, तो आपकी ढैया भी शुरू हो चुकी है, अष्टम ढैया शनि की। जिनकी भी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा शनि की चल रही है, उन लोगों को ज़्यादा प्रभावित करेगी। इसलिए आपको अपने फाइनेंसेस पर भी ध्यान देना है, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। कुछ नई चुनौतियां अगर कार्य क्षेत्र में देखने को मिले, उस पर भी आपको काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। फोकस रख के चलेंगे तो परेशानियों से निपटने में आसानी होएगी, लेकिन परेशानियां आएंगी ज़रूर, ये तय है। तो इस बात को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। अब बात करेंगे आपके धन भाव की। तो धन भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि 8वें घर में बैठे हैं शनि और राहु के साथ। एक तो नीच राशि में है शनि राहु के साथ, और हालांकि नीच भंग हो रहा है, लेकिन 8वें घर में स्थिति जो है शनि और राहु के साथ उतनी अच्छी नहीं है। तो इस वजह से आपको अपने धन पर भी नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं धन आने में भी डिले हो सकता है। ये सब परेशानियां आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। पराक्रम की बात करें तो पराक्रम स्थान के मालिक जो है शुक्र है। शुक्र जो बैठे हुए हैं उच्च राशि में 8वें घर में। 8वें घर में शुक्र आपको लाभ देते हैं, वो भी उच्च राशि में। लेकिन क्या है कि जब ये इतने ग्रहों के साथ बैठे हो तो उन ग्रहों का भी असर आता है, जिस वजह से आपको हल्की फुल्की कहीं ना कहीं कोई परेशानियां महसूस हो सकती हैं। चौथे घर की बात करें तो चौथे घर के स्वामी मंगल हैं, और मंगल जो है वो आपके योग कारक ग्रह भी हैं। मंगल बैठे हुए हैं एकादश भाव में, लेकिन ये 3 तारीख को ही 12वें घर में आ जाएंगे। तो 12वें घर में आते ही यहाँ पर मंगल की स्थिति थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि एक तो नीच राशि में है, द्वादश भाव में है। यहाँ पर आपके लिए खर्चे बढ़ा सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरा, इनकी चौथी दृष्टि तीसरे घर पर पड़ेगी, छठे घर पर पड़ेगी 7वीं दृष्टि,
और 8वीं दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव पर। तो सप्तम भाव पर 8वीं दृष्टि, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि थोड़ा ज़्यादा कष्टकारी होती है। तो सप्तम भाव आपका पार्टनरशिप का है, पति पत्नी के रिश्तों का है, यहाँ पर भी आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पंचम भाव जहाँ तक बात करें तो पंचम भाव के स्वामी गुरु हैं। गुरु बैठे हुए हैं आपके दशम भाव में। तो दशम भाव में गुरु की स्थिति काफ़ी अच्छी है और यहाँ से धन भाव को देख रहे हैं। तो धन में थोड़ी बहुत एक तरफ जहाँ पे थोड़ा सा बुध की वजह से परेशानी हो रही है, तो वहाँ पर गुरु की दृष्टि बढ़ा रही है धन को। तो ये एक संतुलन बन जाएगा जिससे। और दूसरा नवम जो स्थिति है वो है छठे घर पर। तो नौकरी वालों के लिए ये अच्छी स्थिति है, उनको फ़ायदा मिलेगा। अब बात करेंगे आपके छठे घर की। तो छठे घर के और 7वें घर के स्वामी शनि हैं। शनि आ गए हैं आपके 8वीं राशि में, 8वें घर में। तो आपकी ढैया हो गई चालू। इसका मतलब ये है कि 8वीं ढैया काफ़ी कष्टकारी होती है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, अपने फाइनेंस का भी ध्यान रखना है आपको। और दूसरे जो कार्य क्षेत्र में है वहाँ पर भी फोकस रख के चलना पड़ेगा। अचानक से, क्योंकि शनि देव कुछ ऐसा भी करते हैं कई बार, अचानक से आपकी कोई चेंज हो जाए, प्रोफेशन में प्रोफाइल चेंज हो जाए, इवन नौकरी तक जा सकती है। ये सब परेशानियां भी दिखाई देती हैं। तो बड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके ऊपर कोई परेशानी आए या कोई आपको चुनौतियों का सामना, जैसे मैंने बताया कि करना ही पड़ेगा। ये महीना ऐसा ही है। और ख़ास करके 13 तारीख तक, 14 तारीख से फिर भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन शनि की ढैया तो ये तो चलेगी ही आपकी अगले 2.5 साल तक। तो ये आपको सब चीज़ों का ध्यान रखना है। भाग्य स्थान के मालिक मंगल हैं, जो कि एकादश भाव में बैठे हैं, लेकिन चौथी राशि में चले जाएंगे 3 तारीख को, यानी 12वें घर में। तो भाग्य भी थोड़ा सा कमज़ोर होगा इस महीने। तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र के स्वामी शुक्र हैं, 8वें घर में बैठे हैं। कोई भी ग्रह अगर 10वें घर का स्वामी होकर 8वें में बैठा है, हालांकि अपने से 11वें में है, उच्च राशि में है, तो यहाँ पर आपको कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत पड़ेगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये सब चीज़ें आपके लिए आगे दिखाई देती हैं इस महीने। एकादश भाव के स्वामी बुध हैं। बुध जो है 8वें घर में बैठे हैं। 8वें घर में बैठकर कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ डिलेज होंगी, कुछ समस्याएं होंगी, आपको लाभ प्राप्त करने में परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि शनि और राहु के साथ बैठे हैं। इसका इफेक्ट आपके ऊपर आएगा ही आएगा। तो इन सब चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो चुनौतियों का महीना है आपके लिए और संभल कर चलने की ज़रूरत है। अपने फाइनेंस को भी संभाल कर चलने की ज़रूरत है। खासकर आधा महीना पहला जो है वो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। तो इसके लिए आप उपाय ज़रूर करें। उपाय के तौर पर एक तो सबसे पहले आप सुबह सुबह उठकर सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लगातार करते रहें रोज़ाना, इससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही में हनुमान चालीसा दिन में कम से कम 2 बार ज़रूर पढ़ें, एक सुबह सूर्योदय के बाद और एक शाम को सूर्यास्त के बाद। तो ये करने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। बाकी व्यक्तिगत रूप में कोई भी अगर आपको समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या वैदिकप्रेडिक.com पर लॉगिन कर सकते हैं और अपनी जन्म विवरण देकर कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद।